हाय हेलो वेलकम एवरीवन। हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई एम श्योर आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ ईबीसीएल का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एंड कंप्लायंसेस। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत है और इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप एग्जाम के लिए देखें, जितना आपके नोट्स वगैरह में आपने कवर किया है वो तो सब देखना ही है, लेकिन एग्जाम वाले दिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, तो वो क्या क्या टॉपिक्स हैं? वेल, ये ऐसे ही पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एक बार अच्छे से देख के जाना, एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का डेफिनेशन। तो कौन इंडिया में आता है, कितने टाइम तक रहता है, 182 डेज की कंप्लायंसेस क्या है, और वो कौन पर्सन आता है फिर भी वो इंडियन नहीं है, वो पॉइंट को देख के जाना। ठीक है, उसके साथ साथ हमें ये वाला पार्ट एग्जैक्टली फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या है, फॉरेन सिक्योरिटी टर्म क्या होता है, शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह कैसे होते हैं, ये सब पार्ट्स को अच्छे से देख के जाइएगा। प्लस उसके साथ साथ ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड रिपैट्रिएट टू इंडिया। रिपैट्रिएट मतलब क्या रहता है कि रियलाइजेशन करने का तरीका, पैसे इंडिया की तरफ लाना। तो रिपैट्रिएशन कैसे, क्या, वो पॉइंट को जरूर देख के जाओ। ठीक है, देन उसके साथ ये बोला हु इज एन ऑथराइज पर्सन एंड व्हाट इज द ऑब्लिगेशन। एक ऑथराइज पर्सन के रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या है। एक ऑथराइज पर्सन बैंक भी होता है, मनी चेंजर भी होता है, उसकी फाइलिंग्स भी होती है। तो ये ऑथराइज पर्सन के बारे में वो ज़रूर देख के जाना। प्लस इसके साथ साथ हाँ, करंट अकाउंट, डेफिनेटली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या हैं, उसके शॉर्ट नोट्स क्या हैं। करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होता है, पेमेंट्स के हिसाब से होता है। तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को डिफाइन करने की कोशिश ज़रूर देख के जाना। एंड हाँ, व्हाट इज प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नेचर का कब होता है, उसके क्या क्या सिचुएशंस हैं, ज़रूर देख के जाना। जैसे लॉटरी विनिंग्स करना, या फिर रेसिंग राइडिंग हॉबिट्स रखना, या फिर कमीशन फॉर जॉइंट वेंचर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट्स, नेपाल एंड भूटान से ट्रेड। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर भी लिया होगा, पर प्लीज़ इसको अच्छे से ज़रूर देख के जाना। अपार्ट फ्रॉम अदर्स, इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। एंड यस, इसके साथ साथ आप ये भी देख के जाना कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है, उसके परमिसिबल लिमिट्स क्या है, डिटेल आउट हमने अपने नोट्स में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख के जाना। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में होने वाले चेंज, उसके कुछ एग्जांपल्स, डेट एंड नॉन डेट रूल्स के हिसाब से आए हुए चेंज। ओके, कैपिटल अकाउंट को सेक्शन 6 को कैसे अफेक्ट करते हैं, वो पार्ट्स हमने डिटेल आउट कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख के जाना। ठीक है, देन इसके साथ साथ या ये वाला पार्ट, सो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रोविजंस क्या है, ये जरूर देख के जाना। जनरली इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया आप प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश करते हो तो बिना आरबीआई अप्रूवल के नहीं होती, लेकिन कई सिचुएशंस दिए गए हैं जहां पे आप इंडिया के बाहर एक्वायर कर सकते हो। और इफ बाय इनहेरिटेंस है तो आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, या बिजनेस पर्पसेस के लिए तो भी अलाउड है। ठीक है, तो ये भी देख के जाना। एंड यस, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कितना पोजेस करके रख सकते हो, कौन से सिचुएशंस में रख सकते हो, और एक इंडिया से बाहर से अगर पर्सन इंडिया में रहने आता है किसी प्रोजेक्ट या पर्पस के लिए, तो वो कितना रख सकता है। ये वाला पार्ट भी डेफिनेटली देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक आता है। क्लियर? देन हाँ, ये वाला पार्ट इन्वेस्टिगेशन है क्या। सेक्शन 37 के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस डिफाइन होता है। सेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिवीजन को देता है। तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका क्या है। एंड ये भी ऑफेंसेस बाय कंपनीज, दैट इज कॉन्ट्रवेंशन बाय कंपनीज। जब एक फेमा का केस होता है तो कंपनी के डायरेक्टर्स एमडी लायबल हो जाते हैं, पर अगर वो प्रूफ करते हैं कि वो निग्लिजेंट नहीं थे, अपनी ड्यूटीज को बराबर से कर रहे थे, या उन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेशन या कनाइवेंस नहीं रखा था, तब जाके उनके खिलाफ, या उनकी नॉलेज के बिना हुआ था तब जाके उनके खिलाफ केसेस ड्रॉप करते हैं। लेकिन ये मैटर ऑफ प्रूविंग है, सो ये पार्ट भी देख के जाना। ओके, एंड डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वगैरह, या ये वाला
सो अपील मैकेनिज्म्स कैसे हैं, तो इसके अंदर आपने स्पेशल डायरेक्टर अपील्स देखा, 45 डेज में कंप्लेन करना, असिस्टेंट डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर्स के बेसिस पे आप अपील फाइल कर सकते हो, और अपील के ग्राउंड्स क्या हैं क्लियरली डिफाइन करना रहता है, प्लस अपील के प्रोविजंस क्या हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। एपेलेट ट्रिब्यूनल्स एक स्मगलर्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 के आसपास के थे, उसके अंदर रिकॉग्नाइज ट्रिब्यूनल्स हैं, और उसमें बैठे हुए बेंच के पास स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन है, 45 डेज में केस फाइल करना है, और इस केस के साथ साथ सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे नहीं आती है। एंड ये केस एपेलेट ट्रिब्यूनल सुन के अपना ऑर्डर्स पास करेगा, और अगर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है 60 डेज के अंदर। तो ये अपील के प्रोविजंस डेफिनेटली देख के जाइएगा। एंड गोज विदाउट सेइंग कंपाउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। सो कंपाउंडिंग एप्लीकेशंस करने का, कंपाउंडिंग डिस्पोजल्स कैसे होते हैं, कंपाउंडिंग कितने दिन में कंप्लीट की जाती है, कंपाउंडिंग के प्रोविजंस क्या हैं, कंपाउंड कैसे किया जाता है, कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ क्या हैं, और कौन से मैटर्स किस अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं, कंपाउंडिंग की पेमेंट वगैरह कब करनी चाहिए, ये पार्ट भी डेफिनेटली देख के जाना। ठीक है, एंड यस, प्री रिक्विजिट के कंपाउंड करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देख, कॉन्ट्रवेंशन किस नेचर का है, पिछले 3 साल से पहले वापस हुआ है कि नहीं, कॉन्ट्रवेंशन में क्या क्या पिछली बार के अप्रूवल्स दिए गए थे, गवर्नमेंट ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस डाले गए थे, केस जो कंपाउंड करने आए वो कंपाउंडेबल नेचर का है कि नहीं, क्या उसमें कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑब्जेक्शन या मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई ट्रांजैक्शन है कि नहीं, उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहिए। फिर कॉन्ट्रवेंशन रिजर्व बैंक के हिसाब से कहीं प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रवेंशन या ब्लैक लिस्टेड ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। फिर ये भी देखना होता है कि इसमें कोई डिफ़ॉल्ट, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट, माइनर डिफ़ॉल्ट, किस नेचर का डिफ़ॉल्ट है, क्या वो मटीरियल डिफ़ॉल्ट है कि नहीं, और जो इश्यूज़ हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के हिसाब से कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उस पर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखा हुआ है। तो ये चीज़ें देख के फिर कंपाउंडिंग की तरफ जाया जाता है। ठीक है, दैट वाज दिस वन। एंड रिसेंट पेपर्स में से ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। ये हमने ऊपर देखा भी था कि इंडिया के बाहर अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहो तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, पढ़ के जरूर जाइएगा। ये भी पढ़ के जाइएगा, दैट इज कैन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एक्वायर फॉरेन सिक्योरिटीज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक। तो जनरली ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन ईसॉप्स के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, या आरएफसी अकाउंट से अगर आप खरीदना चाहो, या बोनस या राइट शेयर्स मिल जाए, या फिर किसी ने आपको रेमिट कर दिया है फॉर क्वालिफिकेशन शेयर्स वगैरह, तो ठीक है, देन इट इज अलाउड। देन या ये वाला व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, वैसे ही ऊपर देखा था। फिर भी कंपाउंडिंग का तरीका क्या है, कंपाउंडिंग करते कब कैसे हैं, तो कॉन्ट्रवेंशन किसी ब्रीच के हिसाब से उसकी कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वॉलंटरी पार्टीज भी अपना एप्लीकेशन कर सकती है, और ये कंपाउंडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है कि मैटर कैन बी कंपाउंडेबल और नॉट। एंड अनदर क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चंस में, व्हाट इज द लिमिट्स, what is the limit of possession and retention of foreign currency and foreign coins? तो सेम प्रोविजन ऊपर देख के आ रहे हैं, दैट इज $2000 तक आप रख सकते हो। कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपने कब कैसे प्रोसेस किया था, किस नेचर में ये पैसा आपको मिला था, वो आपको डिस्क्लोज करना रहता है अगर 2000 ज़्यादा है तो। और अगर कोई इंडिया के बाहर से इंडिया में टेम्परली नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हिसाब से रहने आता है तो उसकी लिमिट्स क्या है। ठीक है, फाइन। सो यहाँ तक ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। वैसे इस चैप्टर से कोई बहुत ज़्यादा केसेस वगैरह आते नहीं हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान से देख के जाना क्या क्या प्रोविजंस है, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओके, प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान से एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ के जाना, बिकॉज ये सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से हैं। सो एग्ज़ाम वाले दिन ये कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैं आपको मार्किंग दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम वाले दिन इन प्रोविजंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना इन चैप्टर्स में से, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आप अच्छे से उसको पढ़ के चले जाओ। ओके, और हाँ, रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ इनको ही नहीं पढ़ के जाने का है, ओवरऑल पूरा चैप्टर भी देख के जाने का है। ये सिर्फ इम्पोर्टेंस थे तो इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, बाकियों पे भी ध्यान देना है पर इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
So this was the chapter. Okay, and I'm sure you're studying very well for your exams. All the best for the December 22 exams.